जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर केशव पंडित। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और हमारे साथ आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे आज के मेहमान हैं डीके चोपड़ा साहब, जो संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भ्रष्टाचार उन्मूलन महासंघ के नई दिल्ली से। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हर आंदोलन में इन्होंने भाग लिया है, हर भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं इन्होंने उजागर भी किया हुआ है। कई भ्रष्टाचार, हजारों पीड़ितों की मदद अब तक कर चुके हुए हैं। डीके चोपड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नमस्कार सभी दर्शकों को। जी, तो आपने शुरुआत कब से की और कहां से की, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, डीके चोपड़ा साहब। मैं तो सर बचपन से ही ये काम कर रहा हूँ। मैं 12 साल का था तो जी। समाज सेवक केंद्र में जाया करता था। वहां मैं बाल ग्रुप का सेक्रेटरी बना हुआ था और वहां हमारे पास रैगड़पुरा, पापा नगर ऐसे लोग गरीब टाइप मतलब बैकवर्ड टाइप के लोग आया करते थे। तो उनको जी। हम संस्कार डालते थे, कैसे बात करना है, कैसे मिलना है, कैसे किसी से काम करना है। तो वहीं से हमने शुरू कर दिया था। वो करीब मैं 12-13 साल का था। तो मेरे को शुरू से ही जी। बचपन से शौक है देश सेवा करने का, भागदौड़ करने का, चोर पकड़ना, लड़ाई करना, ये सब मेरे को शौक है, लोगों के राइट्स के लिए फाइट करना। पर अभी मैं 2013 में रिटायर हुआ हूँ। कस्टम में पहले था मैं एसएससी, उनकी फेडरेशन का इंडिया का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट जी। कन्फेडरेशन में रह चुका हूँ। छठा पे कमीशन जी। मैंने ही करवाया था। और उसके बाद जो जी। मैं रिटायर हो गया तो उसके बाद मैंने ये भ्रष्टाचार उन्मूलन संघ बनाया। और ये राष्ट्रीय स्तर पे है हमारा संघ है। और 4 बार मैं मोदी जी के कहने पे 8 नवंबर को प्रोग्राम भी कर चुका हूँ। हर 8 नवंबर को मैं प्रोग्राम करता हूँ। 4 बजे जी। बुधवार को जंतर मंतर पे पूरे देश से मिलता हूँ। जी। तो इसके तो अलावा आपके मैं ये। रेगुलर आरटीए पे लगवा चुका हूँ। दिल्ली की ये मेट्रो मैंने चलवाई। जी। जी। दिल्ली की मेट्रो तो मैंने चलवाई महासंघ। थी। मैं तो शुरू से ही कह रहा था जब मदन लाल खुराना सीएम थे। हम्म। महासंघ की स्थापना आपने कब की, जो ये आपने भ्रष्टाचार उन्मूलन महासंघ आपने बनाया, ये कब बनाया? 2013 में मैंने पहले 2013 में मैं आम पार्टी में आया था। रिटायर होने के बाद 6 महीने में रहा तो केजरीवाल साहब ने हमें निकाल दिया। ये मेरे यहाँ कैमरा जी। लगा हुआ है। ये कैमरा उन्होंने जी। लगवाया था। ये कहा था कि भाई ये कैमरा लगाओ, लोगों की रिकॉर्डिंग करो, जो भी चोर हैं, अच्छे आदमी हैं, उन सबकी रिकॉर्डिंग देश को समझाओ, दिखाओ। तो उसके बाद 6 महीने बाद उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ आप कैमरा लेके नहीं आ सकते। तो मैंने कहा फिर उन्होंने फिर मेरे को निकाल भी दिया जी। आम पार्टी से। पहले। मेरे को जी, निकाल दिया। पहले फिर पार्टी मैंने में जोड़ा और सोचा कि फिर मैं इस निकाला। काबिल भी नहीं किसी पार्टी में रह पाऊंगा। जी। हाँ, फिर मेरे को भी मैंने लगा आपके कि मैं किसी पार्टी के काबिल नहीं हूँ, किसी के गुलाम होके काम नहीं। जी, जो अच्छे और सच्चे लोग होते हैं, जो समाज में रह करके उनको तो फिर आखिर में पार्टी में घुटन महसूस होने ही लगती है। हालांकि कुमार विश्वास भी, इसका नतीजा आपने देखा ही होगा कि कुमार विश्वास भी अलग हुए, पहले जुड़े और बहुत बेहतर से काम उन्होंने किया, अमेठी से चुनाव भी लड़ा, हारे भी, लेकिन उसके बाद में वो पार्टी से भी पृथक हो गए, अलग हो गए। तो क्या उनके साथ भी इस तरीके से केजरीवाल साहब तो अन्ना हजारे नहीं के कहीं ना कहीं शिष्य थे, और जो है वहां से निकल करके आंदोलन का यही नतीजा रहा है कि उनको देश ने जाना है। नहीं तो इससे पहले तो, आंदोलन से पहले कोई जानता नहीं था अरविंद केजरीवाल कौन है। तो अरविंद केजरीवाल साहब ने उसके बाद लोकपाल की बात तो एक बार भी मुंह से नहीं कही। नहीं कही उन्होंने। लोकपाल आज दिल्ली का लोग आयुक्त है, उसको लोकपाल नॉमिनेट कर दिया। उन्होंने कहा है कई जगह कि उससे फर्क क्या पड़ता, नाम क्या है, हमें जस्टिस चाहिए। तो लोक आयुक्त की जगह लोकपाल हमने दिल्ली का बना दिया है, वो आपको जस्टिस दे देगा। अब वो कितना जस्टिस दे पा रहा है वो अलग बात है। जी, इससे क्या अन्ना हजारे इनसे संतुष्ट हो गए? नहीं, अन्ना हजारे का जो आंदोलन था ना, हर आदमी देखो लीडर जो होता है वो चाहता है मेरी मर्जी से काम हो, जैसे मैं चाहूँ वैसे काम हो। अब अन्ना हजारे साहब पढ़े लिखे कम है। मैं गया था रालेगंज में, उन्होंने मेरे को घुमाया भी था, पूरा दिखाया, मैंने ये किया वो किया। पर मैं ये देख पाया कि वो जो है ठीक है, उनका जो भी घर का वातावरण था या जो माहौल था, उनको घर में ही नहीं रहने देते, मंदिर में सोते थे, झाड़ू लगाते थे,
वो ठीक है उनके हिसाब से। अब उनको ये केजरीवाल साहब नहीं लगता वहाँ मीडिया सेंटर और उनका घर भी बहुत महल बनवा दिया है और एक और वहाँ गेस्ट हाउस भी बनवा दिया है। तो जी जो करोड़ 2 करोड़ रुपए देने गए थे शायद इन्होंने वहां इन्वेस्ट कर दिए हैं। और जी उसके बाद जो केजरीवाल साहब है ना, ये IAS अफसर हैं, इनकम जी टैक्स में थे ये। बिल्कुल। और मैं कस्टम का अफसर हूँ। मैं जी 76 में भर्ती हुआ था और अब 2013 जी में रिटायर हुआ हूँ। मैं चेस का वर्ल्ड जी चैंपियन रहा हूँ 4 बार, समझे सर। और जी डिपार्टमेंट का तो मैं चैंपियन रहा हूँ चेस का सारी जिंदगी ऑलमोस्ट। ठीक है ना सर। तो जी ये केजरीवाल साहब मेरे पीरियड में भी, इनके पीरियड में भी था। हमारा डिपार्टमेंट कस्टम इनकम टैक्स एक ही है, जो स्पोर्ट्स बोर्ड है जी हमारा एक ही है दोनों का। तो उसका मैं कहीं जी चैंपियन लगातार रहा हूँ 20-25 साल, नेशनल चैंपियन रहा हूँ कई बार। और मैं ये लगा ही रहता हूँ, वर्ल्ड एशियाड भी खेला है मैंने, सब कुछ मैं करता रहा हूँ। मैंने IAS में भी 5 बार फेल हुआ हूँ। तो मैंने अपना जी कोशिश की, जो मेरे हालात थे उसके हिसाब से मैं बस जो कर पा रहा था मैं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। कोरोना काल में जहां एक तरफ जो है लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं उनका किसी का रोजगार गया है, लोग घरों में कैद हैं, कुछ लोगों ने अपने खोए हैं, किसी ने पिता खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने बेटी खोई है, किसी ने पत्नी खोई, किसी ने पति खोया है। तमाम संबंध जो है अलग हुए हैं। इनमें हमने देखे हैं कि लोग लोग जो है अपनों के लिए भी रोते रहे और कुछ परिवार तो ऐसे गए कि जिनके रोने के लिए ही पीछे कोई नहीं बचा। और अगर कोई बचा तो कोई बच्चे बचे या फिर बिल्कुल ही खत्म हो गए। कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसे हमने देखे हैं जो केसेस देश भर में कई चीजें हैं। देश में एक चीज और दूसरी तरफ हमें देखने को मिली, वो थी महंगाई। कि जो 200 रुपए की चीज थी वो 2000 में बेची गई, जो 2000 की चीज थी वो 2-2 लाख रुपए तक में बेची गई। क्या इंसान को अभी भी इंसानियत पर नहीं आना चाहिए? क्या शर्म नहीं आती कि जिस चीज को हमें मुफ्त में बांटना चाहिए, अगर मुफ्त हमें भाई गवर्नमेंट आप दे रही है, देखो, या जिस चीज को। आप बात को, जी हेलो, आप ये बात को समझने का प्रयास करें। ये केजरीवाल साहब हैं। केजरीवाल मतलब जो बनिया कम्युनिटी से आते हैं, जो इनकम टैक्स के ऑफिसर रहे हैं, जो IAS अफसर जी सेटिस्फाई नहीं थे। ये मोदी साहब हैं, ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुजरात के। ये वहाँ गुजरात के चीफ मिनिस्टर सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए केंद्र में आ गए। फिर इन्होंने अपने वो चेला भी साथ में ले आए हैं, अमित शाह जो है। ऐसे वो दूसरे भी अपने चेले ले आए हैं। तो ये सारे बेसिकली एक लूट का धंधा चला रहे हैं। पिछली बार तो थोड़ा बहुत इन लोगों ने काम किया था। 35 आदमियों को इन्होंने अरेस्ट करवा दिया था, 58 आदमियों के खिलाफ सस्पेंड करा दिया था। ऐसे इनके आंकड़े आखिरी बार आए। उसके बाद वो कपिल मिश्रा कांड हुआ, जो जब जिसके बाद तो ये सारा आंकड़े उकड़े सब खत्म हो गए। अब ये सीधा पैसे की बात करते हैं। मैं भी इनकी जी पार्टी में जब पहली बार इलेक्शन हुआ था, तब ये 20 लाख रुपए मांग रहे थे एक से। मुझसे भी कहा गया आप भी कुछ करो। तो मैंने कहा मैंने क्या करना है, पैसे पूसे मैं खर्च करने नहीं है। आप तो ईमानदार पार्टी है, तो मैं ईमानदारों के साथ आया हूँ। मैं अगर भ्रष्टाचार करना था तो मैं कस्टम में कर देता। कस्टम में मैं SSC फेडरेशन का इंडिया प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्फेडरेशन में मिला, मैंने छठा पे कमीशन करा, मैं सारा काम करवाता रहा हूँ। जहां भी मैं रहता हूँ मैं अपनी तरफ से काम करता रहता हूँ। जहां मैं इस ब्लॉक में रहता हूँ, यहाँ आगे देखिए मैंने छतरी बनवा दी, बस स्टैंड को उधर करा दिया, रोडें बनवा दी। फिर भी लोग मेरे से खुश जी नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ और सारे लोग यहाँ भ्रष्ट हैं। बेसिक काम क्या है कि आप जो है लेग पैक का धंधा था सारे देश में। जी लेग पैक, हर आदमी, पुलिस वाला कहता है 10,000 दोगे तब तुम्हारी FIR करूंगा। लड़की उठा जी लो 2 करोड़ दे दो। अमित शाह कहता है किसी की प्रॉपर्टी लूट लो 1/3 दे दो। ये सारे जो है बेसिकली पैसे के लालची आए हैं। मुझे इनमें और जी औरंगजेब में या शाहजहां में कोई फर्क नहीं लगता। पत्थरों की कोई दीवारें तो फर्क बना नहीं। गए, लोगों के लिए क्या कर गए आप बताएं। इन्होंने क्या, कितने पार्क बनाए, कितनी रोडें बनवाई। साउथ दिल्ली में मैं MP 2 बार हारा हूँ यहाँ से। आप देखिए, दो यहाँ पे 2185 पार्क हैं। एक पार्क में आप घास दिखा दें, एक पार्क में 2 फूल दिखा दें। सारे जी पार्कों में वो शादी होनी है मेरे यहाँ, मेरे मुंडन होने हैं, मेरे ये होना, मेरा क्रियाक्रम होना। जी बस यही हो रहा है। पार्कों की हालत खराब कर दी है हम। ऐसा नहीं है, दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में 3 एरिया ऐसे हैं जो ग्रीन है। जैसे नई दिल्ली एरिया है, जैसे द्वारका का एरिया है, जैसे कंटोनमेंट का एरिया है। पर बाकी एरिया का हाल देखो आप। बाकी एरिया में नगर निगम है और नगर निगम करती नहीं, सारे पता नहीं टूट रहे हैं। मैं कई बार इनको कह चुका हूँ, भाई आप 10 करोड़ पेड़ पौधे लगवा दो, रोड पटरियों पे फूल लगवा दो, पटरियां खाली कम से कम करवा दो। आप ये देखो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में जितनी भी इलीगल दुकानें वगैरह मार्केटें बनी थी सारी खत्म हो गई। अब वो सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, दे आर वेटिंग। कुछ जगह में नहीं, इन्होंने मैं फिर बीजेपी वालों महंगाई ने पर भाग ही दौड़ करके आपके खुलवा भी आपके दी है। साथ में भाई फिर। क्यों खुलवाना चाहते हो?
जी चोपड़ा साहब, मैं फिर प्रमुख मुद्दे पर आता हूं। जिस राष्ट्रीय जी अगर आप स्तर पर महंगाई जो की बात मुद्दा कर रहे रखा हैं, गया था, देखिए काला, आप महंगा जो काला धन रखा गया था और मुद्दा आप बनाया क्या गया था कि आप हमें वोट दीजिए और हम काला धन विदेश से लाएंगे, इतना इतना पैसा है, पूरा देश को आंकड़ा भी दिया गया था कि हमारा इतना बंद है। भाई साहब, आप मुझे वोट दीजिए और मैं जैसे ही बनूंगा और 100 दिन के अंदर अगर नहीं लाऊं तो मुझे चौराहे पर लटका देना, और मैं 100 दिन के अंदर काला धन आपको सुपुर्द कर दूंगा, देश के खजाने में डाल दूंगा। कहाँ गया वो मुद्दा? तो वो उसकी कोर्ट की बाबा देखो सर, रामदेव जी भी कुछ उछल कुछ उछल जगह के वोट कोर्ट की मांग रहे थे, बोल प्रक्रियाएं रहे थे चल काला रही धन हैं है। अभी तक। नहीं नहीं, कोर्ट की प्रक्रियाएं चल रही हैं। जो काला धंधे के भागे हैं, उनको इतना आसान तो है नहीं कि उनको लेके आप 1 मिनट में, पैसे उनके पास हैं, 9,000 करोड़ जी उसके पास हैं, जी 13,000 करोड़ दूसरे के पास हैं, कईयों के पास उनके पास पैसे हैं, वो खर्च करके अपने को बचा रहे हैं। चौकसी जैसे उसका कल भी आया कि वो सिटी छोड़ के दूसरी सिटी में भाग गया, अब उसे उसका परिवर्तन होगा, फिर वो इंडिया को मिलेगा, कब मिलेगा वो नहीं, अलग बात लेकिन है। अगर, उसके बाद तेरह जी हजार करोड़ रुपए ऑलरेडी उसके पास हैं, वो खर्च। मैं आपको बीच में इसलिए रोकना चाह रहा हूं कि अगर कोर्ट के थ्रू अगर पैसा आ रहा है, काला धन या कोई व्यक्ति, तो फिर सरकार का इसमें क्या रोल है? बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, क्या फर्क पड़ता है? जब कोर्ट ही अगर उस चीज को आदेशित करेगी, कोर्ट में वो अगर केस लंबित है या कोर्ट में वो प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट के थ्रू ही अगर प्रक्रिया होनी है, तो फिर सरकार बनाने का क्या फायदा? सरकार तो फिर कोर्ट के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती है ना। नहीं देखिए, सरकार जो है एक मोटिव देती है, इंटेंशन बताती है अपनी कि मुझे ये करना है, ये करना है, पर रूल रेगुलेशन से ही काम होगा ना। ऐसे तो होगा नहीं कि सवेरे उठ के तो गोली मारो या उठा के ले और कोई चलो पैसे दे दो सारे मारे। ऐसे ऐसे कोई डाका तो डाल नहीं रहे। वो डाका डाल के ले गया, पर सात वो साल इनके में प्रोसेस तमाम के सौ हिसाब से दिन ले गया निकल ना, गए डाका हैं। डाल के बैंक को। लेकिन मोदी साहब ने जो कहा था कि हम 100 दिन में काला धन लाएंगे, तमाम 7 सालों में कई 100 दिन निकल गए। एक दिन भी काला धन की बात ही कर लेते, मन की बात की बजाय काला धन की भी बात हो जाती। तो देखिए सर, आप एक बात व्यवस्था को समझें। मोदी साहब की क्या व्यवस्था है, पहले उसको समझने का प्रयास करें। मोदी साहब आए हैं, वो जी कह रहे हैं जी मैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दूंगा। तो कैसे बन जाएगी? आप किसानों का जो बिल बनाया इन्होंने, उसमें क्लियर कट किया इन्होंने कि न्यूयॉर्क के रेट पे हम माल इंडिया में बेचेंगे, हम अपने गोडाउन बना लेंगे, एक एक चीज सब्जी को स्टोर कर लेंगे, कोई चीज खराब नहीं होगी, जब हमारा रेट मिलेगा तब हम उसको बेचेंगे। तो नेचुरली फिर रेट तो बढ़ेंगे ना ऑटोमेटिक। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का मतलब 3-2.5 गुना कर देना। आज के डेट में जैसे 10 रुपए की आइटम आज मिलती है, वो 15 रुपए की मिलेगी। अभी सी आप देखिए, कोरोना वायरस के मैटर में दवाइयां सारी 2.5 गुना 100 गुना हो गई थी। इनकी मेहरबानी से ये जो सिस्टम है, अब 3 लाख लोग मर चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, अनऑफिशियली पानी में बह गए, रोड पे पड़े गए, वो सारे के तो गिनती कोई है ही नहीं। जब 10,000 जी केस हुए थे, तब मैंने मोदी जी को कहा था अपने यूट्यूब पे, मेरे उस पे मैंने कह रखा है कि भाई आप 1 लाख अगर लोग मर गए तो रिजाइन कर दोगे क्या? 3 लाख लोग मर गए हैं, रिजाइन ही नहीं कर रहे। वो केजरीवाल है दूसरा, आप देख रहे हो दिल्ली में उसने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का वो बना दिया था माहौल। कह रहा है मेरे को 975 वो चाहिए टन ऑक्सीजन, 400 लीटर 400 टन में उसका आज भी काम चल रहा है। जैसे ही कोर्ट हाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपका ऑडिट होगा, फटाफट मुकर गया, बोला आप ले लो सब ले लो आप। अब ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। 30,000 केस रोज के हो गए थे, 28,000 केस इनके रोज के हो गए थे। अब सारे इनके बेड सारे खाली होते जा रहे हैं, आज 500 केस ही रह गए हैं। तो आप बात जी, को अगर समझने कोई का प्रयास करें। केंद्र, अगर हम कोई किन लोगों को सत्ता में ला रहे हैं? लाया भी किसे जाए? लोग आंदोलन देखते हैं तो वहां अगर ये देख लें लोग कि डीके चोपड़ा साहब बहुत ही ईमानदार हैं, जिस तरीके से आप बात रखते हैं उस तरीके से बहुत ईमानदार है। अगर आप सत्ता में आने के बाद में अगर पलट जाएं तो जनता फिर कैसे तय करे कि कौन ईमानदार है कौन सही? अरविंद केजरीवाल पर भरोसा तो अन्ना जी के सहारे किया, मोदी जी पर भरोसा लोगों ने जो है कहीं ना कहीं आडवाणी के सहारे किया, और तमाम वो देश के लीडर जो बड़ी बातें करते हैं, रामदेव जी के प्रशंसकों ने रामदेव जी के सहारे किया। इस तरीके से मोदी जी को बनाने में अहम योगदान रहा है कहीं ना कहीं। वकील राम जेठमलानी ने भी कहा था कि आप जो है प्रधानमंत्री बनाइए आप इनको। जी, तो जनता कैसे तय कर सकती है कि कौन ईमानदार है? नहीं, आप तो सच्चाई किसी को को पहले किसी का समझने नाम का तो, प्रयास करें। देखिए पहले तो आप जी नहीं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप सच्चाई को समझने का पहले प्रयास करें। मैं जी 70 साल का हो गया हूँ, ठीक है सर। मैंने शुरू से ये देखा है, तब टैक्सी रिक्शा चलते थे, 4 सीटर रिक्शा होते थे, थ्री थ्री व्हीलर टाइप होते थे। जब मैं छोटा पहला चुनाव मैंने जी देखा था, ठीक है सर, देवनगर में जी रहता था। मेरे सामने ही जी
मेरे सामने ही लोगों को 20-20 रुपए में रिक्शा में बिठा के लाते थे और वो जनसंघ को वोट करते थे या कांग्रेस को वोट करते थे। जो लोग पैसे के दम पर इलेक्शन जीत के आते हैं, उनका एमसीडी में कैसे गुजारा होगा, जो कि एमसीडी फ्री है। वहां देखने पर तो सैलरी आज भी नहीं मिलती है, तब भी नहीं मिलती थी। तो काय के लिए सब नगर निगम में आ रहे हैं। नगर निगम 50,000 लोगों को रिप्रेजेंट करती है 5 कॉलोनी के। उनका मेन काम क्या होता है? 60 फुट से कम की सड़कें, छोटी मोटी नालियां जिसमें लोग लेटरिन कर देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, उनको साफ रखना। और उसके अलावा फूल पौधे लगाना, एमसीडी के पार्क, एमसीडी के स्कूल चलाना। तो वो कौन करेगा? आप बताएं ना। आप कैसे होगा? जो पैसे दे के वोट देगा। मेरे ब्लॉक में ही जो एमसीडी का काउंसलर है, उसका नाम है मनोज मलावत। वो 10 लाख रुपए रिश्वत देता हुआ पकड़ा गया, सीधे उठा के उसको लेके। है बीजेपी का। अब बीजेपी वाले को, इस आदमी को बीजेपी वाले को उठाने का मतलब क्या था? आप ये देखो ना, इतना क्रिमिनल बड़ा है ये। इसने एक काम नहीं कोई करवाया, हर काम में ये कहता था जी काम आपका नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। बाद में वो जब कोई प्रेशर, अभी हमारे यहाँ D6 ब्लॉक है, वहां 1.5 करोड़ की रोड तक अप्रूव हो गई, उसने बनाई नहीं। कहते हम तो नहीं बनाएंगे। बाद में मैंने इसके विजिलेंस से कंप्लेंट करी और जगह कंप्लेंट करी, तब जाके उनके यहाँ रोड बनी। अब वो कहते हैं आपने नहीं चुपड़ा सब कुछ किया, हमने अपना भी किया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्रेडिट नहीं देंगे आप। इतना कहते हाँ छोड़ दो, धन्यवाद आपने करवा दिया। वो कहीं आपने नहीं कराया। वो आदमी खुलेआम मैंने जहाँ काम करा है, मैंने अभी यहाँ पे हमारे मशहूर वो डेयरी है, वहां मैंने 6 मीटर की रोड सैंक्शन दी। मैंने 12 मीटर की रोड बनवा दी। लोगों ने आधी रोड फिर भी कब्जा करके रखा हुआ है, उबले लगा देते हैं उससे। मैंने कई बार कोशिश, मनोज जी कुमार वहां आके खड़ा हो गया, बोले यहाँ ये अपने आप खाली कर देंगे, आप चिंता ना करो। पुलिस को भी लिख के दिया है, सब कुछ दिया, मेरा लिखा पड़ा। तो करें क्या? अब वो नहीं करेंगे खाली। मतलब 12 मीटर की रोड सीमेंट की बन गई, उसके बाद भी उस रोड को एक्टिव नहीं होने दिया। पुलिस वालों के साथ जाता हूँ, महीने में एक दिन वो डंडा मार के हटा देते हैं। आपको पैसे चाहिए। प्रॉब्लम इस देश में पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तनख्वाह से तो किसी का गुजारा हो ही नहीं रहा। ये तनख्वाह का करते क्या है? अब मैंने छठा पे कमीशन कराया, इनकी सबकी सैलरी 1.5 गुनी करा दी मैंने। इनको कोई वो है नहीं। पहले इनको सैलरी 100 रुपए सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता था, मैंने इनको परसेंटेज इंक्रीमेंट करवा दिया, 2.5%। हर सैलरी के ऊपर इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट मिलता है, सब मिल रहा है। टीचर्स कार्ड इनके परिवार के सारों की जेब में डलवा दी। इंडिया में कहीं भी जाके ये दवाई ले सकते हैं। अभी मैंने 3 डिस्पेंसरियों को एनओसी दिलवा कर दिया CPWD से। टीचर्स मेरे घर वसंतकुल में खुल गई है। तो करूं क्या? मैं ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कोई पैसा नहीं देता। अब मैं कोर्ट में गया 2 बार, एक बार हाई कोर्ट, एक बार मेरे को वहां जाकर कह दिया गया भाई आप क्यों आए, आपको हमने थोड़ी बुलाया था। एक का तो ग्राम का मैटर था, जो क्या है हमारे यहाँ भट्टी माइन था, वहां ग्राम सभा थी, वो दिल्ली गवर्नमेंट उनको हटाना चाह रही थी। तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया उनके साथ, आप क्यों आए जी? ऐसे हमारे पड़ोस ये है शमशी तालाब एक जगह का नाम है, वहां पे DDA वालों ने सारे 70 झुग्गियां वो भी मैंने हटवाई थी। 70 झुग्गियां मैंने हटवाई थी, पर मैं उनको चाहता था कि लैंड मिल जाए इसके बदले में। तो मैं उनके साथ हाई कोर्ट चला गया, मैंने इनको लैंड दिलवा दूं। वहां जाकर आप क्यों आए हो? तो मेरे को, अब मैंने 10 रुपए चंदा रखा है इसलिए कि 10 रुपए देगा, मतलब कमिट करेगा, बैंक अकाउंट में मेरे पैसे 10 रुपए जमा कराएगा, तब मैं जाऊंगा किसी के, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ किसी की हेल्प हो जाए। मुझे क्या फर्क पड़ने वाला? मैंने कहना है मैं SSC फेडरेशन का इंडिया का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, तो मेरे कहने से कोई मना नहीं करता। मैं कोई कौंसलर MP MLA तो कभी नहीं चुना गया। हाँ, यहाँ एक स्कूल है जहाँ पे मैं पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव चुना गया था, जहाँ मेरा बेटा पढ़ता था 2004 में। वहां स्कूल में क्या था, मिट्टी हर साल 2 ट्रक मिट्टी डाल देते थे। मैंने भाई ये नहीं चलेगा, यहाँ पे घास लगाओ आप कैरिकुलम जो डिक्लेयर किया उसके साथ। अब आप आके देखो वहां पे RT का बोर्ड बाहर लगा हुआ इतना बड़ा। उसके अलावा डबल सीढ़ी बन गई है, एक मतलब टेम्परेरी सीढ़ी लोहे की बना रखी है उन्होंने, घास लग गई है, लॉन टेनिस ग्राउंड बन गया, रोड अंदर तक चली गई है। टीचरें अब नहीं आती हैं, टीचरें भी आ गई हैं सारी की सारी, पूरी टीचरें। तो माहौल बनाना पड़ता है। यहाँ सारे लोग ना, हम कान पकड़ो तब तक काम नहीं करते। सरकारी अफसर होते, प्राइवेट। मेरे घर आप देख लो, छत से मेरी 1 अक्टूबर से मेरी छत नहीं बनने दे रहे। कह रहे हम तेरी लड़की उठाएंगे, लड़की से धंधा कराएंगे, नहीं करेगी तो हम नहीं तुम्हें यहाँ रहने देंगे। मैंने क्या नाम है, वुमन मंत्री जो है, क्या नाम उसका, शिल्पा नहीं, स्मृति ईरानी कह रहे यहाँ रिटर्न कंप्लेंट करी। 1 महीने के बाद उन्होंने लेटर इशू किया औरों को। मैंने करा था 13 मार्च को, और उन्होंने करा 19 अप्रैल को लेटर इशू कर दिया कि भाई इसकी हेल्प करो। आज तक किसी ने कोई हेल्प नहीं की। आज जो गुंडे मेरे को रोज मेरा पानी बंद करके 40 चूहे मेरे घर में फेंक देते हैं। वो सारा सर समझो आप बात को। हम जिस हाल में हैं उस हाल में खुश हैं, हमें नहीं कुछ करवाना। ये जो लोग गुंडे बदमाश लुटेरे इस देश के, पहले जो मुसलमानों अंग्रेजों के टाइम में थे, वो रियासतें आज भी वैसे चली आ रही हैं। आप आजकल एक नया फोरम आ गया, शुरू का। मैं शुरू का जी, मैं क्राइम कर सकता हूँ, मैं शुरू का हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मैं इनको कई बार कह चुका हूँ कि आखिरी 1 करोड़ जो लोग हैं,
हेलो, आखिरी 1 करोड़ जो लोग हैं, आप उनकी लिस्ट बनाए, उन सबको नौकरी दें आप 100%। आपको किसी से क्या लेना देना है? आपकी जो है क्या मिनिमम क्या इनकम है, वो स्टैंडर्ड उसका ऊपर हो जाएगा। अगर आखिरी 1 करोड़ लोगों को आप रोजगार दे दोगे तो वो तो अच्छे लोगों में आ जाएंगे, और जो नीचे आखिरी 1 करोड़ सेकंड रह जाएंगे, फिर उनको करते रहिए। आपका जो मिनिमम वेज एक्ट है, मिनिमम वो जो रिक्वायर इनकम ग्रुप है, वो खत्म होने चला जाएगा। अब इम्प्रूव, अब क्या हो रहा है आप देखो ना, 3 लाख लोग कौन मरे आप आज बताओ। ये भी यही है, वो जो इंदिरा गांधी ने किया था वो ये कर रहे हैं। गरीबी हटाओ, गरीबों को हटा दो, खत्म हो गया। उस टाइम तो झुगियां झुगियां बनी, सारी जिंदगी तोड़ ली थी। अब फिर ये केजरीवाल ने बताइए राजतंत्र का झुगियां जो नाम बदली हैं। बदल करके मेरे मेरे यहाँ एक राजतंत्र का जी राजतंत्र का नाम बदल करके लोकतंत्र हो गया। शासक वही रहे और उसी तरीके से शासन चल रहा है। अगर कुछ बदला है तो इन लोगों की जीवन शैली, ना कि कोई सिस्टम बदला है। जी, डीके चोपड़ा साहब, नहीं, सिस्टम बदलेगा नाम कैसे आप बदलने बताओ से ही ना। क्या, अगर जनता, सिस्टम के अंदर जब जनता है। तक कुछ नहीं नहीं, आप बताओ ना। देखिए सर, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, पर जनता जो है वो बिना रिश्वत दिए वोट नहीं डालती है। 1,000 रुपए में नहीं दूंगा वोट नहीं डालेगी। मैंने केस लगा रखा, 5 जुलाई की उसकी हियरिंग है, उसमें मैंने यही कहा है कि मेरे को 32 जगह जो है पुलिस बुलानी पड़ी। मुझे वो प्रचार नहीं लेकिन करने एक दिया बड़ा जाता, मेरी देश कार में, तोड़ देते जी हैं, मैं मेरे रोकना को ये चाहूंगा कर देते आपको। हैं, कभी मेरे को वो मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा भी थी कि कभी पूछा जाए उन जानकारों से जो बरसों से काम कर रहे हैं जनता के लिए, और वो सिस्टम की बारीकियां भी जानते हैं और कानून में छेद भी जानते हैं कि कहाँ है। ये संविधान में किस पृष्ठ पर लिखा है कि देश की असली मालिक जनता है? लिखा है कहीं पर? प्रियम्बम में, प्रियम्बलम में लिखा हुआ है सारा कुछ। और 7 फंडामेंटल राइट भी दिए हुए हैं सरकार इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि भाई ये फंडामेंटल राइट है आपके, ये सरकार को देने ही पड़ेंगे। 40 डायरेक्टिव रहता है वो अलग है, पर ये फंडामेंटल राइट तो हर नागरिक को दिया है। और इन्हीं की इन्फ्रिंजमेंट हो रही है। सबसे पहले इन्फ्रिंजमेंट इंदिरा गांधी ने मेरा शुरू करी थी सीधा लोगों की मेरा प्रॉपर्टी सीधा हड़प एक करने का मेरा सिस्टम था। सिर्फ सीधा आप एक, कहीं ना कहीं आप खुद ऑफिसर रह चुके हैं और आप विभाग में भी आप कार्यरत रहे हैं इतने वर्षों। मैं सिर्फ आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं, जो शायद जनता भी ये जानना चाहती है, उत्सुक हो, सवाल उन्होंने किए हों या ना किए हों, कि संविधान के किस पन्ने पर लिख करके गए हैं अम्बेडकर साहब या उनकी कमेटी कि इस देश की असली मालिक वो जो है जनता है? रैना को प्रेम्बलम में लिख के गए हैं। प्रेम्बलम में अगर लिख के लिखा गए है हैं तो कि इस इस देश देश की का फिर मालिक जनता सिस्टम है, और इसको जनता फॉलो वोट क्यों नहीं से कर रहा है? सरकार क्या बनाएगी। ट्रेनिंग के दौरान, जी, कि अगर ये चीज है, है तो ट्रेनिंग के दौरान कर रहे हैं ना उन फॉलो। पुलिस कर्मियों को, आप कैसे कह रहे हो नहीं कर रहा? आप देखिए ना, जनता मैं वो मैं देखिए ना, आपको उसी जनता पर वोट आता देती हूँ। है, वो किस ग्राउंड पे जी वोट जी, देती है। मैं उस पर ही जनता आता वोट हूँ। देती है, किस ग्राउंड पे देती है मैं क्या देख। मैं सरकारी सिस्टम से सिर्फ वोट देने भर से वो मालिक नहीं हो जाते। मैं आपको एक एक करके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से संविधान की या तो अवहेलना हो रही है या फिर उनका पालन नहीं हो रहा है, या फिर लोकतंत्र है नहीं, राजतंत्र जैसी ही व्यवस्था है, उसमें कोई शक नहीं है, जैसे चाइना है या फिर अन्य कंट्रीज है। एक पुलिस वाला, जब कोई मंत्री की गाड़ी निकलती है तो सिर पर कैप भी होगी, पैर में जूते भी होंगे, पूरी ड्रेस होगी। गाड़ी चेकिंग के लिए बाकायदा अगर रोकी जाती या नहीं रोकी जाती वो एक अलग विषय है, उनकी रक्षा और सुरक्षा का। और उसके बाद में वो सीधे गाड़ी निकल जाती है, जबकि वो सेवक हैं जनता के, क्योंकि देश की असली मालिक तो जनता है ना। उसके बाद में जो सेवक हैं दूसरे, अब आता है जो देश की असली मालिक है उसकी चेकिंग चेकिंग का नंबर आता है तो सिर से कैप गायब है। जो वर्दी है वो पता लगे कि आधी बांह तक चढ़ी हुई है, या फिर वर्दी ही गायब है, बिना वर्दी के ही काम कर रहे हैं। दोनों चीजें। देश की असली मालिक जब जनता है, एक सेवक, जब एक मंत्री की गाड़ी निकलती है तब आप एकदम यस सर करके आप बात करते हैं, यस सर करके आप बात कर रहे हैं। एक सेवक सेवक को ही सर सर बोले जा रहा क्या है? जैसे मतलब ये तो वही बात हुई ना कि एक दूसरे को आपस में इज्जत दे देते हैं ना, दो लोग, जैसे दो डायरेक्टर हैं, दो हीरो हैं, आपस में इज्जत दे रहे हैं लेकिन दूसरों से इज्जत ले रहे, दे नहीं रहे हैं। जब देश के असली मालिक हैं, क्या कभी कोई पुलिस वाला थाने में पहुंचने पर कोई पुलिस वाला कहता है कि सर आप पानी पीजिए, आप किस काम के लिए आए, आप यहाँ बैठिए, क्योंकि वो कोई अपराधी का ठप्पा तो लगा नहीं है ना उसके ऊपर। जब देश की असली मालिक जनता है, जब तक की सजा नहीं सुना देती तब तक तो आप देश का कोई भी व्यक्ति उसको दोषी नहीं बोल सकता है। अदालत की सजा सुनाने के बाद ही वो दोषी पाया जाता है, तब तक सिर्फ आरोपी रहेगा, ना कि उसकी कोई नागरिकता खत्म हो जाती है। तो क्या कोई पुलिस वाला उसको ये पूछता है कि सर आइए बैठिए? क्या कभी सर बोलता है? कैसे मालिक हैं?
कैसे मालिक को कि एक नौकर के सामने उनको सर सर बोलना पड़ता है, किस तरीके का लोकतंत्र है? क्या ये ट्रेनिंग के दौरान नहीं सिखाया जाता है? अगर नहीं सिखाया जाता है तो फिर संविधान का पालन कौन कर रहा है? अगर बड़े ऑफिसर इस चीज का पालन नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर कैसा सिस्टम चल रहा है? क्या फिर अंग्रेजी सिस्टम चल रहा है यहाँ पर? अभी भी बोला जाए कि ब्रिटिश हुकूमत हावी है इस देश पर। हम मंत्री जी के पास जाते हैं, अरे बड़े प्रतिनिधि हैं तो प्रतिनिधि साहब से हाथ जोड़ के, हाँ जी ठीक है, लेकिन जब जनता से वो कब बोलते हैं, सर आइए बैठिए, कब उनके प्रतिनिधि बोलते हैं? कौन सा सरकारी अफसर आज तक किसी जनता से, आम पब्लिक से बात की हो? सर अब सर का तो राइट हो सकता है ना, आपको क्यों हम बोले? चलिए ठीक है, मैं आपसे बोल भी सकता हूं, उसका कोई वो नहीं जाता है। प्रॉब्लम ये है कि एक ये भी तय होना चाहिए कि एक नौकर और एक मालिक के बीच में शिष्टाचार की एक परिभाषा तो तय होनी चाहिए ना। जनता तो सिर्फ, हम लोग कहीं जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें वो शिष्टाचार से ही मिले, अच्छे से मिले, हमें चाहे खिलाए नहीं पिलाए, बस गले दिल से मिल जाए, बात खत्म हो गई। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर पब्लिक जाती है और सिस्टम अगर दिल से मिलता है, अगर चोरी का सामान, जैसे अगर एक व्यक्ति का सामान चोरी हो गया, वो गया, उसने कहा कि सर हमारा सामान चोरी हो गया, अगर इसकी बजाय वहां पर अगर ये सिस्टम हो जाए कि ठीक है सर आइए बैठिए, क्या हुआ? अजी चोरी हो गई जी। अच्छा चोरी कब हुई आपकी? तरीका ये भी हो सकता है कि उसको कम से कम चोरी सामान ना मिले, वो तो वैसे भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है, हम ये अक्सर देखते हैं कई चीजें, उसके दिल को तसल्ली तो मिलेगी कि देश में हम असली मालिक हैं देश के, जी वोट करते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं आभास तो होना चाहिए ना, वो एक फीलिंग कहाँ है सर? ये फीलिंग तो आनी चाहिए ना उसको कि मैं मालिक हूँ। कैसा मालिक है ये? नौकरों आपने से बदतर हालत है। नहीं, आपने कई आपने इन बातों में कई प्रश्न उठा दिए। जी पहला तो आपने ये कहा कि शिष्टाचार, फ्लूट मारते हैं, साहब आते हैं, मंत्री आते हैं, पर जनता को फ्लूट नहीं मारते हैं। मेरी जी बात, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, ठीक है ना सर? तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी काम किया। मेरे जी डिपार्टमेंट में 400 वो थे, सिपाही थे, हेड कांस्टेबल टाइप सारे थे, लोग थे, 400 लोग थे। ये क्या जी करते थे, अफसर कहता था पानी लाओ, तो ये अपने वो वाटरमैन को भेज देते थे आगे। मतलब इनके अंडर एक और आदमी था जो डिलीवर टाइप आदमी था, वो जाता था पानी देके, वो कह रहे कार्ड दे दे, और तू जा कार्ड दिया साहब को, तू ये करा। तो ये मैंने देखा कि ये तू करा करते हैं, तो मैंने कहा जी इनको सबको हटा दिया जाए। अब वो तू कोई रख लेते हम जी लोग, जो जी कॉन्ट्रैक्टर के आदमी रखे गए हैं वो मैंने शुरू करवाया था। सर्विस टेक पहले डिपार्टमेंट था यहाँ पे, मेरा आईटीओ पे, तो वहां मैंने ये जी शुरू करवाया था। वो नया डिपार्टमेंट बना था, उसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ, सारे हमारे ये सिस्टम ये होता है कि सैंक्शन स्ट्रेंथ होगी, जी इतने सिपाही होंगे, इतने गार्ड होंगे, इतने बाबू होंगे, इतने इंस्पेक्टर होंगे, इतने सुप्रीडेंट होंगे। तो मैंने उसमें सिपाही शब्द को हटवा दिया था। अब मैंने कहा कॉन्ट्रैक्टर के आदमी होंगे अब यहाँ पे काम करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर का आदमी दिहाड़ी पे काम करता है, उसको दिहाड़ी चाहिए, तो जी करके काम करता है, पानी भी पिलाएगा, चिट्ठी भी दे के आएगा, खड़ा भी रहेगा, सब करेगा। वो सिपाही की तरह बिहेव नहीं करेगा, वर्दी वाले की तरह। उसको 40 बिल्कुल हजार मिलते थे, अब इसको 20 हजार में, वो 20 हजार के लिए इन सबको आखिर में पता करोगे तो 8-9 हजार रुपये वो कॉन्ट्रैक्टर भी सारे पैसे खा जाते हैं। तो इस तरह हो रहा जी है, पर काम यह पूरा करते हैं, वो लोग काम नहीं करते थे, ये सारे काम करते हैं। अब हर डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर ही रखे हैं। केजरीवाल के बाद टीचर पहुंच गए थे कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे हमें परमानेंट करो। मैंने परमानेंट अब कोई नहीं होगा इसी देश में। जो परमानेंट होता है काम ही नहीं करता, कहते मैं तो परमानेंट हो गया, मेरे को तो पेंशन मिलनी है, मेरे को काम करने की जरूरत क्या है? वो टांग पे टांग रख के बैठ जाता है, औरों को धमकाता रहता है, अफसरों को धमकाता रहता है, सबको धमकाता है, नहीं प्रमोशन तो क्या? हमारे जो वर्कर, रेगुलर वर्कर है, अगर वो काम नहीं करेगा, उसकी एसीआर खराब कर देंगे, उसको नौकरी तो निकालने का कोई हिसाब ही नहीं है। परमानेंट हो गया, वो उसको लेटर मिल गया परमानेंट का, तो अब उसको कौन हटा सकता है? तो ये सारा सिस्टम मैंने इंप्रूव कराने का प्रयास किया है, मैंने शुरुआत मैंने ही की है कि भाई हम डेली वेजर रखेंगे, वो काम करेंगे। दफ्तर में भी अब चपड़ासी, डेली वेजर ही, बाबू कलर का काम भी वही करते हैं। कस्टम एक्साइज का तो मुझे पता है, वो डिपार्टमेंट का ज्यादा नहीं मालूम है, पर टीचर्स भी मेरे पास कई बार आ चुके हैं, हमें पक्का। मैंने जंतर मंतर में हर बुधवार 4 बजे मिलता हूँ, बोले देते, वहां भी आए मेरे पास। मैंने कहा भैया देखो बात ये है, सैलरी आपकी डबल करवा दूंगा, 700 रुपये दिहाड़ी मिलती है, 1500 करा दूंगा, पर परमानेंट नहीं होने दूंगा। जो आदमी परमानेंट होता काम नहीं करता, तो तुम डेली यहाँ मेरे को मिलने आए हो, आप बताओ कहाँ काम कर रहे हो, आपको डेली आज का वेज कैसे मिल गया? जो मेरे पास आप बैठे हो तो वेज कैसे मिल जाता है आपको? तो आप जो है ना टेम्परेरी रहोगे, परमानेंट नहीं होने दूंगा। पहला नियम तो ये है, कोई भी जूनियर जी ऑफिसर जो होगा क्लर्क तक का, उसको हम परमानेंट नहीं होने देंगे। ये सारे लोग पढ़े लिखे हैं, जो डेली आते हैं ना, ये ग्रेजुएट ही होते हैं ज्यादातर। आप उसको सिलेक्ट कर लो, बिल्कुल उसमें दिक्कत क्या है? अभी जी इन डेली को 21 हजार से लेकर और 8 हजार तक मिलते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टर पैसे खा जाए। कल ही मेरे पास
फोन आया था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। वो कह रहे जी हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 11 आदमी को उसको सैंक्शन है, उसको 21,000 की सैंक्शन है, हमें वो 12,000 रुपए देता है और 4 ही आदमी को रखा हुआ है, बाकी पैसे वो उसको विद्यावती कोई नाम की वहां पे दीजिए है। पहले उषा शर्मा से मैंने कहीं कुतुब मीनार वगैरह पे काम भी करवाए थे। विंडो को देखोगे रोड के इस पार हो गई, वो मैंने करवाई थी। वो पार्किंग बनवा दी उस जगह पे, अंदर फूल पौधे लगवाने की मैंने कई बार बात करी। मैं यहाँ लोग देखने के आते हैं तुम्हारे कुतुब मीनार पे, आप इससे फूल पौधे लगाओ, फोटो खींचने आते हैं ना, फोटो के टेढ़े मेढ़े पेड़ पौधे लगाओ, कुछ करो जिससे लोगों को लगे भाई हम कुतुब मीनार गए, हमने फोटो खींची। वो तो स्विट्जरलैंड वाला को वहीं दिखा देते हैं, ये भी कुतुब मीनार यहाँ आने की दिल्ली में जरूरत क्या है। हमारी ये काउंसलर है यहाँ की, उसका नाम है यादव, आरती यादव। वो पानी की जगह 15 रुपए का पानी बिकवाती है, मैंने कई बार कंप्लेंट कर दी, वो कुछ होता ही नहीं है। जो 2 रुपए का पानी एमसीडी सैंक्शन करती है वो 250 ml होता है, और ये 100 ml देते हैं और 15 रुपए में नींबू पानी पिलाते हैं। यहाँ मैंने कई बार मैंने कहा वो हमारे गेस्ट हैं, विदेशी हैं, जो बाहर से आता है, वो जानते हैं हमारे को प्यारा होना चाहिए, उनके लिए फ्री पानी की ठंडे की व्यवस्था करें। उनको लगेगा हम दिल्ली में गए थे कुतुब मीनार, उनको याद आए, उनको ये याद आता है कि मैंने 15 रुपए का पानी वहां पिया था। तो ये देखो ना हमारी संस्कृति कैसी है, हम लुटेरे हैं सारे के सारे, जो आता है लूट। M3D वाले को एक नया पैसा सैलरी नहीं मिलती। आरती की बात करो ना, आरती यादव मेरे मेरोली वार्ड की है, मेरे वार्ड की नहीं है। तो मैंने इनके नेरिया मोड़ है हमारे यहाँ, वहां पे 40 टेम्पो खड़े रहते हैं, उन्होंने पटरी कब्जा कर रखी है। पहले क्या था कि यहाँ मेट्रो नहीं चलती दिल्ली में, मेट्रो चलने लगी तो छतरपुर में मेट्रो स्टेशन बन गया, जो मेरोली के बहुत पास है, पैदल आ जा सकते हैं। तो वहां पे पटरी नहीं बनने दे रहे ये लोग, खड़े हैं वहां पे, 40,000 रुपए वहां रिश्वत दी जाती है। मेरे को कहीं पर धमका चुके, ACT ट्रैफिक और सबसे मैंने बात की, मैंने कहा भाई ये अब जगह खाली करो। यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट वाले आए, बोले जी हमारी तो ये एरिया ही नहीं है, ये NDMC का एरिया है, MCD का एरिया है। MCD फिर वो आरती यादव, वो करती कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया ना, ये जो M3D के लोग हैं, इनको एक नया पैसे सैलरी नहीं मिलती, ये काय की गुंडागर्दी, काय के पैसे बांटते देते हैं, कोरोना वायरस की दवाई बांट रहे हैं, सब बांट रहे हैं, कहाँ से पैसे ला रहा है? बीजेपी की है ना सरकार, पता करो उनसे आप कितने पैसे मिलते हैं कि काउंसलर को। उनको बस एक बार पूछाओ ना, ये परिवेश बन गया, पहले वो मनोज तिवारी था, पूछो उनसे जाके तुम काय के लिए M3D में आए हो, क्या करना चाह रहे हो वहां। वो क्या ना बीजेपी की M3D है, वो क्या M3D है भैया? एक ग्रुप बनाया जाता है जो लूटने के लिए होता है, जो बोले उसको सारे मिलकर पीटो। मैं जाता हूँ, मेरे को वो घुसने नहीं देते अंदर, घुस जाता हूँ अंदर तो मेरे को कहते थे गाड़ी पूछ देंगे, क्योंकि मैं वहां जाता हूँ उनका टाइम खराब करने। वो कहते हैं यहाँ कस्टमर आए जो मेरे को पैसे दे के जाएगा, बोलेगा जी ये रिपेयर कर दो, अब मेरी छत नहीं रिपेयर हो रही है, मेरी छत रिपेयर नहीं हो रही, बताया ना मैंने, अक्टूबर से पेंडिंग पड़ी है, करने नहीं दे रहे। झंडा देके खड़े जाते हैं, बोले नहीं हम तो नहीं करने देंगे आपकी छत। पुलिस वाला कहता है मेरे को पैसे दे, मैंने वहाँ ये पब्लिक को मीटिंग करने का एक छोटा सा मैंने कमरा बनाया ताकि बारिश में रुक जाए, नहीं पैसे दो। अब जबकि रूल में है DDA के, मैं कहीं पर DDA अफसर सारे मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं आप कमरा बना सकते हैं, एक बरसाती बना सकते हैं। वो मैंने 6 फुट का कमरा बनाया, उसमें कितनी बड़ी बात हो गई है, 25 और वो भी मैंने छत पे नहीं बनाया, नीचे से जो मेरी बालकोनी की छत है उसके ऊपर बना रखा है। और इन्होंने छत के ऊपर लेकिन इस मेरी पड़ोसन ने गुंडागर्दी पर लगाम कमरा कैसे बना दिया है। लगेगी? वो सुप्रीम कोर्ट में अमित उसको लड़कियां सब पढ़ाई करती है, जजों को चीज को, उसने यहाँ कमरा बना रखा, उसको कोई रोकने वाली, मेरी छत से कूदते जाती है, मेरी छत पे पूरी लाइट लगा रखी है, कैमरे लगा रखे हैं, मैं क्या करता रहता हूँ सारी बताती है, पूछने वाले नहीं उसको। मैंने बताया ना, वुमेन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर से मैंने लेटर लिखवा रखा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करते इनके खिलाफ। खुले हम बहुत कह रहे तेरे को निकाल देंगे हम यहाँ से, वो मेरे को धमकी दे तुम यहाँ छोड़ के चले जाओ। क्यों? सारे गुंडे इकट्ठे हो गए, तुम ईमानदार आदमी कैसे रह सकते हो यहाँ पे? मैं यहाँ 26 साल से रह रहा हूँ, ये लोग 12-13 साल से आए। पर समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि भ्रष्टाचार के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अब आप बताओ ना, लाल बहादुर शास्त्री ने जब एक एक्सीडेंट हुआ था 1965 की बात है शायद, रेलवे में मंत्री थे वो, और एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने फट रिजाइन कर दिया था, इधर मैं जो है ये बर्दाश्त नहीं करता, दो मेरे डिपार्टमेंट के 2 पब्लिक मरे। अब ये मोदी साहब हैं, 3 लाख लोग मर गए, रिजाइन की बात तो दूर है, तो और गुंडागर्दी के महल बना रहा हूं मैं, अपना पार्लियामेंट नया हाउस बना लूंगा, मैं ये बना लूंगा। आप समझे ना हम लेकिन कहाँ कोई ना जा रहे कोई, हैं, आपको नहीं हम लगता, कौन से देश में आपको रह नहीं रहे हैं? लगता कि आप बताइए, जी नहीं, आप समझाए ना हमको। आपको अब ये नहीं कह रहे लगता? 5 ट्रिलियन के गवर्नमेंट, कई बार क्या जो कबट चलांत की चल अपनी बोल मैं दिया जवाब कि देता 5 हूँ ना। ट्रिलियन क्या नहीं, मैं कह रहा हूँ ये 2 की 1 कर देंगे, क्योंकि इनके पास फंड ही नहीं होगा। ठीक है चोपड़ा पैसे 2 साहब, खरीदेंगे मैं उस आपको तब होगा ना, जवाब तो देता लोगों को हूँ। पैसे जब में सारे न्यूज चैनल को आप चेक कर लो, सब में यही कहा जा रहा है, हर इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट, भैया वो करेंसी नहीं छापे और लोगों को दे ताकि वो मार्केट में आए, कोई माल खरीदे, कोई खरीदार ही नहीं है मार्केट में। तो कैसे आप भ्रष्टाचार पे चालू हुए थे? भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है। मैं तो यहाँ तक कह चुका, मेरे पोस्टर देख लेना, मैंने क्या रखा उसमें लिखा भी हुआ है कि भ्रष्टाचार को आप टैक्स में इंक्लूड कर लें, जैसे आप टैक्स लगाते हैं, कपड़ा टैक्स, फलाना टैक्स, ये भी लगा लें, भ्रष्टाचार टैक्स।
आप किसी को रोकने को, ये आपके भाई नहीं है, देशवासी आपके कौन है, दुश्मन है? एक परिवार के लोग नहीं है। हमारा बाप कौन है? मोदी। सारे देश का बाप कौन है? रोज कहता लाल पकड़ा हो गया 130 करोड़। वो ये कहता कि 130 करोड़ को मैं लूटने आया हूँ। 18% मिनिमम टैक्स है। जो घर में एक बच्चा भी पैदा होता ना, उसको जो भी आप लेके बाजार से देते चॉकलेट तक के ऊपर 18% टैक्स है। पैदा होते लोगों को टैक्स देना होता है। 130 करोड़ के 130 का टैक्स कहाँ खा जाता है, आप बताइए? उसके अलावा भ्रष्टाचार भी चाहिए। अरे लेकिन नहीं कर इसी काम करना जीएसटी तो का कभी छोड़ विरोध दो, किया मौका दो। जाता था जब ये कांग्रेस, जरूरी है क्योंकि ये जी, कांग्रेस ने जब स्ट्रेटेजिक कांग्रेस, डाल दिया। ये बीच में खजाना पड़ा भाई, कैसे लूटा जाए। पहले ये ऑक्सीजन वाला सिस्टम नहीं था, अब ऑक्सीजन बिकने लग गई। पहले पोल्यूशन शुरू हो गया था, मास्क लगाना शुरू हो गया था। मैं 2019 की अपनी कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ, जो मैं 8 नवंबर को, उसमें मेरा वीडियो भी है, आप देख लेना। मैं उसे कह चुका हूँ कि यहाँ पे अब बदबू आ गई है, पोल्यूशन आ गया है, कारें ऑड इवन चलेंगी, ये करे। अरे आप क्या कर रहे हो? अगर सारा कुछ पब्लिक नहीं करना तो आपकी जरूरत क्या है, ये तो बताओ ना मेरे को। अभी ये बिल्कुल देखो घोटाला, आपको बताया था ऑक्सीजन घोटाला केजरीवाल ने किया। कहता मेरे को 1000 टन चाहिए माल, जबकि 400 टन उसका माल चल रहा है। जैसे ऑडिट सुप्रीम कोर्ट का, मैं भाग गया फटाफट, कहते नहीं नहीं 500 हमारा काम चल रहा है, और किसी को चाहिए ले जाओ हमसे। तो मैंने उसके ऊपर दूसरे चैनल पे कहा भी है, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस लगाया कि हर जो नागरिक मरा है जिसको ऑक्सीजन नहीं मिली है, 2 करोड़ पे 200, 1 करोड़ दे 1 करोड़ दे स्टेट, उनको लगना चाहिए कि हमने गलती की है। मैं तो कहता हूं इनकी सैलरी में से काटो। इनके ये लोगों की जायदाद हड़प करने की बात करते हैं, इनकी जायदाद हड़प करके लोगों को पैसे तो ये जो लोग ऑक्सीजन करके मर गए, कौन करेगा? आप करप्शन बताओ के ना, लिए कौन तो कोई करेगा? कौन सजा इनके ही नहीं गले में है नकेल यहाँ डालेगा? पर। इस सेंट्रल समय कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहां कंप्लेन करके देख लो। निर्मल सिंह वो भंगू जी का आपने नाम वो सुना चिट्ठी भेज होगा। देते हैं, वो आगे से चोपड़ा, जवाब आ जाएगा, सर हमने इनको इन्वेस्टिगेशन कर ली, ये जो कंप्लेंट झूठी है, या ये कंप्लेंट में जी, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। बस ये जवाब आता है। मैं उनको अपने प्रोग्राम में हर साल बुलाता हूँ, ह्यूमन राइट्स कमीशन को, सेंट्रल, कोई जवाब नहीं देते। उल्टा वो कैमरे को, जो टीवी वाले आ रहे होते हैं, उनको धमकाते हैं, ओए ये वीडियो मत डालना, इसको मत देना। बस ये इनका काम है। हम लोग एक्सप्लॉयटेशन में काम कर रहे हैं, हम कोई वेलफेयर स्टेट नहीं है। हम, आप देखो पूरी दुनिया की एजेंसियों ने कहा है कि इंडिया में अब आंशिक स्वतंत्रता रह गई। आंशिक स्वतंत्रता का मतलब आपका सही क्या है? हम 1000 रुपए देंगे, तुम जाके वोट डाल दो, बस उसके बाद तुम 5 साल के लिए क्या? ये है स्वतंत्रता हमारे देश में। कोई आप रोड पे खड़े होकर बात करके देख लो, आरटीआई में 100 आदमी मर गए, क्यों मर गए बताओ आप? उनकी क्या गलती? उन्हें यही तो पूछा था, भाई क्या काम कर रहे हो आप बताओ हमें, उनको मरवा दिया सारा को, छोड़ते नहीं। अरे आपने एक्सेस बाय का लियो, उसमें भी इन्होंने कह दिया, पहले वो ऑटोनोमस बॉडी थी सीआईसी, अब उसको कह दिया इन्होंने नहीं ये तो गवर्नमेंट के अंडर आ गई है। मतलब गवर्नमेंट क्या मर्जी है, जो आप दे या ना दे, आपको कुछ भी जवाब दे आपको मानना पड़ेगा। मैंने हाई कोर्ट से आरटीआई लगाई थी स्कूल के ऊपर, जिसकी मैं पीछे बात कर रहा था। उन्होंने वहां आरटीआई लगाई, मेरे को 5 साल के मिनट्स वगैरह दिए, फिर मैंने उस पर पूरी कार्रवाई करवाई है, बताया ना आपको। तो मेरे को काम तो आता है, पर मेरे को मौका नहीं दिया जाता। मेरे को हर आदमी कहते हैं, मैंने कहा ना मेरे ब्लॉक से मेरे को निकाल रहे हैं पुलिस वाले, क्यों? ये यहाँ सारे अपनी लड़कियां बस धंधा कराते हैं, तेरी लड़की को नहीं कराती, हम तेरी लड़की से कराएंगे, नहीं कराएगा तो जा। वो मेरे ब्लॉक में आप बताऊं, यहाँ पे है क्या नाम है, यहाँ कहीं सारे होटलों में, इंडिया के सारे होटलों में घर घर से पुलिस वाले लड़की उठाते हैं और उसके वहां बेचते हैं। बस वो उनको जी, शाम को पैसे आ जाते हैं, पूरे बंदे बंदाए, 10 कस्टमर आए, 5 कस्टमर आए, बस पैसे आ गए। तो हम जो है सारे रोबोट हैं, रोबोट रोबोट। रोबोट का मतलब समझते हैं ना, जहां धक्का दे दिया वहां चले गए, जहां बुलाया गया वहां चले गए। नहीं के जाओगे तो पुलिस के गुंडे नीचे खड़े हैं, वो अभी आ जाएंगे ऊपर। सीबीआई वाला मेरे घर आ चुका है, वो कह चुका है जी मैं तो एनआरआई हूँ, वर्ल्ड से, वहां अमेरिका से आया हूँ मैं आपके साथ नगर निगम चुनाव लड़ाऊंगा। मैंने घर है, दूसरे दिन मेरे को कहता है जी बटाला हाउस में आ जा। मैंने बटाला हाउस में काय कर दिया, आ जाऊँ? वहां जितने मर्डर होते हैं, गायब होते हैं ना आदमी, वो बटाला हाउस से गायब होते हैं। आपको नहीं अगर पता, बटाला हाउस कांड हो चुका है पहले, आपको ये तो पता होगा। जी, तो जी, वहां बिल्कुल, पे वो कह रहा हाँ, था आ जा तू। मैंने कहा क्यों आना? कह जी आपसे मीटिंग कर रहे हैं। मैंने, मेरे घर में जो मीटिंग थी वो मीटिंग नहीं थी, यहाँ तो तू कहना है पब्लिक कोई आई हुई है, 200-400 लोग आए हैं, बुला रखे हैं, तो उसे मीटिंग करनी नहीं। वो सीबीआई का अफसर है, वो सीबीआई मेरे घर 10 अक्टूबर जब को आ गई, कोई उसकी रिकॉर्डिंग है ईमानदार मेरे पास। वो आदमी, आदमी जब मेरे को देश ये चेक में करने कोई आता कि हम आवाज कुछ उठाता है, नहीं। चोपड़ा साहब, जब कोई करेंगे, आप ईमानदार बताओ ना, आदमी देश आप बताओ। में, मैं भ्रष्टाचार के जी, खिलाफ लड़ने को तैयार हूँ। मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप जो है टैक्स में इंक्लूड कर लें। ये पेट्रोल पे टैक्स लगा देते हैं हर रोज, पेट्रोल वो 84 के पार हो गया था पिछले एमपी के चुनाव में। हाँ करने क्या, जी, 84 के पार मोदी सरकार। अब जो 100 हो गया पार, वो पूछने वाला ही नहीं है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। आप ये देख लेना, जो गरीब लोग हैं सारे हमारे लेटे मिलेंगे जमुना के पास। और इधर 3 लाख लोग मर गए, ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ना। वो जमुना वाले इसमें इंक्लूड नहीं है, जो जमुना में लाशें बह रही हैं, गंगा में लाशें बह रही हैं, रोड के साइड पे दफन हुए लाटे। ये वो लोग हैं जो हॉस्पिटल में मरे हैं। जी।
तो आप समझे, हम भ्रष्टाचार की बात तो कर रहे हैं, पर भ्रष्टाचार रुकेगा कैसे? कौन इन पे नकेल डालेगा? मैं कहीं मेरे प्रधानमंत्री ऑफिस में दोस्त हैं, तो सारे यही कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? बस ये नहीं तो अकाउंटेबिलिटी होती कैसे है, ये बॉस बुला के बोल हटेगा? देते शाम ये को, हाँ भैया कितने पैसे का करप्शन रिश्वत करप्शन पर कैसे लगाम लगाया जा सकता है? तो कैसे होगा? जो भी जी। संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो अपनी अपनी जब तक ड्यूटी नहीं करेंगे, उनको कोई आदमी नकेल नहीं डालेगा, तब तो नहीं होगा। और ये जो मोदी और केजरीवाल दोनों बनी है बेसिकली, वो मोदी कई बार सीधे कह चुका है, मैं तो वो क्या बिजनेसमैन हूँ। तो बिजनेसमैन का मतलब क्या? किस भी पैसा आ जाए मैं तो कमाऊंगा। तो ये बिजनेसमैन ये है। और केजरीवाल तो बढ़िया है ही। पहले कहते वो 28 सीटें आई थी, कभी कैमरे ले लो, ये कर लो, हमें वीडियो दो, हम सबको निकाल देंगे। जैसे अब सत्ता में 60 आदमी आ गए, आप भूलते ही नहीं बिल्कुल। कैसे लूटे यही जी। डिस्कस हो रहा है। आपने खुद ही देखा ऑक्सीजन का क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। बाकी आप बताएं और क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा तो ये मैसेज हर एक को है, मैसेज सुन लिया, आखिरी बात। धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मम्मा। आज दाग के साथ कीटाणु हटाना भी जरूरी है। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। जी, आज का जो समय है वो बहुत ही अब डिबेट खत्म होने वाला है। तो डिबेट में बस जो आपने सवाल रखे, बहुत ही बेबाकी से आपने रखे कि ये करप्शन पर सरकार को चाहिए कि कड़े कानून बनाए जाएं, ट्रेनिंग का तरीका बदला जाए। करप्शन पर जब तक कड़े कानून नहीं बनेंगे और ट्रेनिंग का तरीका नहीं बदलेगा ऑफिसरों का, विभागों का, तब तक इसमें कुछ संभव नहीं है कि ये चीज हो पाए। सबसे पहली चीज है कि एक शिष्टाचार जो है लागू किया जाना चाहिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है। जो पब्लिक पुलिस के बीच में कैसे संबंध बनेंगे? शिष्टाचार की कोई बात नहीं, अनुशासन की कोई बात नहीं, संयम की कोई बात नहीं, गोपनीयता की कोई बात नहीं। कैसे रिलेशन बनेंगे जनता और प्रशासन के बीच में, जनता और पुलिस के बीच में, जनता और नेताओं के बीच में? फिर हम कहते हैं कि जी ये पत्रकारों का काम है। ये तो गोदी मीडिया नहीं करने दे रही, ये एनजीओ के करप्ट ऑफिसर नहीं करने दे रहे, ये ट्रस्ट के ऑफिसर इस तरीके से ये कर रहे हैं लूटमार। तो ये अगर उनके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं तो उसके पहले आपको ये चाहिए कि आप तरीका ट्रेनिंग का बदले, आप शिष्टाचार को लागू करें जनता और प्रशासन के बीच में, जनता और पुलिस के बीच में, जनता और जो भी आपका सरकारी मशीनरी और सिस्टम के बीच में शिष्टाचार लागू करें, अनुशासन लागू करें, आप संयम भी लागू करें कि कोई अगर आप चिल्लाए तो आपका चिल्लाना ठीक है, लेकिन अगर जनता चिल्लाए तो आप सरकारी काम काज में बाधा डालने का आप आरोप लगा करके उसको जेल के अंदर कर देते हैं। तो ऐसे में दूसरी और चीज, तीसरी चीज है कि गोपनीयता भी बनाए रखनी चाहिए। जैसे ही आपको कई हमने केसेस देखे हैं कि जैसे आपके हाथ लगा और आप उसका खुलासा कर देते, हालांकि वो बाद में गलत निकला, उसकी भरपाई कौन करेगा? उन ऑफिसरों से ही करवाई जानी चाहिए। उसके लिए उनको दंडित भी किया जाना चाहिए कि अगर वो दोषी नहीं है, सिर्फ आरोपी है, तो उसके साथ आरोपी की तरीके से व्यवहार किया जाए, ना कि उसको दोषी की तरह उसको देश के सामने उजागर किया जाए। तो इस तरीके से कई गोपनीयताएं हैं जो मीडिया के हाथों जो बेची जाती हैं या फिर अन्य जगहों पर जो उसको इस तरीके से किया जाता है, तो उन पर भी ये लगाम लगना चाहिए। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जनता और पुलिस या जनता या प्रशासन या फिर अन्य जो सरकारी मशीनरी है उसके बीच में तभी एक साथ में मिलकर के लोग चल पाएंगे जब तक शिष्टाचार नहीं आएगा। क्योंकि आप तू करके बात करेंगे, वो आप करके बात कर रहे हैं। जनता देश के असली मालिक, जी मालिक, और आप सेवक। एक सेवक से एक मालिक इस तरीके से बात करता है, सर ये काम करना था, तो जी 5,000 लगेंगे। वो सर पैसे नहीं है, ये तो फ्री में काम होते हैं। अगर आप पैसे नहीं दे सकता है तो तू आया क्या यहाँ क्यों? या तो पैसे पड़ेंगे। तो इस तरीके की जो बोलचाल है, भाषा है, वहां कैमरे लगने चाहिए हर सरकारी संस्थान में। और वो कैमरे बिल्कुल जब भी पब्लिक चाहे उसको वो वीडियो उपलब्ध करवाया जाए जिस समय का। अगर वो कहते हैं कि मैं कल 4 बजे आया था और 5 बजे तक रहा, तो उस 1 घंटे का वीडियो फुटेज तुरंत के तुरंत उनको अवेलेबल किया जाना चाहिए। और वो रिकॉर्डिंग एक जगह नहीं होनी चाहिए, कई जगह होनी चाहिए, जिससे कल को लोग ये ना कहें कि नहीं लाइट चली गई थी, ड्रामेबाजी नहीं, या फिर हमारी ये करप्ट हो गई थी, ठीक है, डिश या कंप्यूटर सिस्टम हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये ड्रामा बंद होने की बजाय 4-5 जगह उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, बाकायदा संरक्षित होनी चाहिए। और शिष्टाचार का पालन बहुत जरूरी है, जो होना ही चाहिए कि मालिक को मालिक जैसी फीलिंग आनी चाहिए। थैंक यू करेगा तो भी जाएगा। डी के चोपड़ा साहब।
होती नहीं इसमें। सरकारी मशीनरी सिस्टम में शिष्टाचार लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए? बंद कर दीजिए। अब बैठे रहो भाई, ज्यादा उछाली दिखाते हो ना, ये प्रॉब्लम होती है तुम्हारा। हो गया खत्म। जी, डीके चोपड़ा साहब, आप तक आवाज आ रही है हमारी? डीके चोपड़ा साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो, आप तक आवाज हमारी आ रही है? जी, आप तक आवाज पहुंच रही है चोपड़ा साहब? क्या ये तो दोबारा आता नहीं आता दोबारा। सलोनी, इतने दाग धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मम्मा। आज दाग के साथ कीटाणु हटाना भी जरूरी है। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। सलोनी, इतने दाग धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मम्मा। आज दाग के साथ कीटाणु हटाना भी जरूरी है। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर ईशा पंडित। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथ थे डीके चोपड़ा और उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि करप्शन पर क्या क्या दिल्ली में हो रहा है और हमने क्या किया हुआ है, और वो कस्टम ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो आप सभी को नमस्कार, इस कार्यक्रम को आप जो है देखें और इसको शेयर जरूर करें। हमारे साथ में डीके चोपड़ा साहब जुड़ गए हैं शायद। जी जी, आवाज आपको आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, मेरी भी आ रही होगी वो। जी जी जी, अभी मैं बात कर रहा था करप्शन की, भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। तो भ्रष्टाचार के लिए एक ही तरीका है कि जो भी जनता और प्रशासन के बीच में कैसे आपसी तालमेल बैठे, वो इस तरीके से बैठेगा। हम आजकल देखते हैं कि सरकारी मशीनरी सिस्टम और पब्लिक के बीच में जो चीज मिस है, वो ये एक नहीं कई चीजें मिस हैं। शिष्टाचार मिस है, शिष्टाचार नहीं है। अगर हम जाते हैं उनसे बातचीत करते हैं कि सर ये काम करना है, हमें उनको सर बोलना पड़ता है कि सर ये काम करना है। अरे जी 2000 रुपए लाए? नहीं जी सर, इसमें तो पैसे लगते ही नहीं। किसने बोला भाई यहाँ तो पैसे लगते हैं, तू पैसे लेके आ। वो पैसे दूसरा दलाल लेके जाता, वो मेरे से बात कर भाई 1000 रुपए में काम करवा देंगे ਤੁਹਾਡਾ, बोलो तो सही आप। तो काम नहीं हो पाता है, या काम वो करवा लेता है, पैसे अगर दे देता है। सबसे बड़ी चीज है कि सरकार को चाहिए कि इनकी ट्रेनिंग में बदलाव लाया जाए। दूसरा, हर जगह कैमरे लगे होने चाहिए। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर ईशा पंडित।